इस आर्टिकल के माध्यम से हम क्वाड और ब्रिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। विथ इंडिया बीइंग द ओनली कंट्री कॉमन टू बोथ क्वाड एंड ब्रिक्स एंड ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ बोथ, इट कैन नॉट अफोर्ड टू डाउन प्ले वन फॉर एनदर। तो देखिए, क्वाड की बात करें या फिर हम बात करें ब्रिक्स की, दोनों ही ग्रुप में इंडिया शामिल है। ठीक है, और इंडिया अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा से ही कहना चाहिए इनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह हो गई है, क्वाड की बात करें जिसमें अमेरिका है और ब्रिक्स की बात करें जिसमें चाइना और रसिया है, जो कि दोनों ही अमेरिका के शत्रु माने जाते हैं। लेकिन इंडिया एक तरफ तो रसिया से हाथ मिला के चल रहा है, दूसरा हाथ अमेरिका की तरफ है उसका। तो उसको हमेशा से ये ध्यान में रखना है कि भाई कोई एक ग्रुप को मैं डाउन नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है किसी एक को भी मुझे कम करके आंकना नहीं है, मुझे तराजू में दोनों को बराबर ही तौलना है। इसके ऊपर ये आर्टिकल ज़्यादा फोकस करता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वाड के बारे में। ठीक है, क्वाड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। क्वाड जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, ज़्यादातर इसको क्वाड ही शॉर्टकट में बोला जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मंच है जिसमें 4 कंट्री शामिल है, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड इसलिए इसको बोला जाता है। क्या क्या है? अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। क्वाड के माध्यम से रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वहाँ जो कंट्रीज आती हैं उसमें रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का काम करता है। ये ग्रुप चाहता है कि भाई जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर फ्री एंड ओपन डेमोक्रेसी हो, उसको प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। साथ ही साथ चाइना का जो एक्सपांडिंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कम करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा इसके माध्यम से फोकस किया जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रिजिलेंस के ऊपर। साथ ही साथ सबसे जो मुख्य उद्देश्य था वो था चाइना को काउंटर करना। ठीक है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको बैलेंस स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया था। वहीं यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें जैसे कि, तो 2007 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, एंड यहाँ पर उस समय में इनफॉर्मल मीटिंग रखी गई थी किसके किसके लीडर्स के बीच में, लीडर्स फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड वो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ही थे जिन्होंने पहली बार प्रपोज किया था कि हम जो है क्रिएट करेंगे क्वाड को। फिर 2012 में क्या होता है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था कि हम कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड एशिया में। ठीक है, इसमें कौन कौन रहेंगे? अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रहेंगे। फिर 2017 में, ठीक है, चाइना का खतरा जब तेज़ी के साथ में बढ़ने लगा तो चारों के चारों देश ने ये रिविलाइज किया कि हम जो है क्वाड बनाएंगे, एंड एक्सपांड कर दिया था इन्होंने इसके गोल को। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिसके माध्यम से ग्रेजुअली इस्टेब्लिश करेंगे इंटरनेशनल ऑर्डर को, जो कि रूल बेस्ड रहेगा। ठीक है, किसी धमकी पर आधारित नहीं रहेगा। इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने पहली क्वाड टास्क पर कहना चाहिए भाग लिया था या फिर बातचीत किया था। कौन से साल में? सन 2017 में। एंड और भी क्या क्या खास बात ये है, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने पहली क्वाड टास्क का आयोजन किया था मनीला में। आसियान समिट उस समय हो रहा था सन 2017 में। 2020 में क्या होता है, ट्राइलेटरल इंडिया, यूएस, जापान, मालाबार नवल एक्सरसाइज का कहना चाहिए आयोजन किया गया था और इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया पहला ऑफिशियल ग्रुपिंग बन गया था क्वाड का। ठीक है, एंड क्योंकि ये पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रही थी।
वहीं आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई देखिए 10 महीने का गैप हो चुका है. At a time when the United Nations Security Council is paralyzed and its reform nowhere a sight. 10 साल हो चुके हैं रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, कुछ रिफॉर्म नहीं हो रहा है. ठीक है, उनको सब साइड में रख दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. इंटरनेशनल कानून का वायलेशन हमको दिखाई दे रहा है बहुत सारे. इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन युद्ध हो रहा है, गाजा में युद्ध चल रहा है. ठीक है, रसिया ने एनेक्सेशन कर दिया है. साथ ही साथ रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिलकर के एक ग्रुप बना रहे हैं. ठीक, साथ ही साथ जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो तेज़ी के साथ में ग्रो हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, बल्कि अन्य क्षेत्र भी चाइना की चपेट में अब आते जा रहा है. इंडो पैसिफिक की हम बार बार बात करते हैं तो ये देख लीजिए, सर्किल में यहाँ पर घेरा गया है इंडो और पैसिफिक ओशियन को, जहाँ दोनों आपस में मिल रहे हैं ना. उतने एरिया में जितने भी कंट्रीज आ रही हैं, उसके समुद्र तट आ रहे हैं, वो सब देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं. जैसे कि इंडिया है, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, सिसेल्स, मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस. अब बार बार इंडो पैसिफिक का ही यहाँ पर उल्लेख आते रहता है. अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया है कि भाई देखिए अब मुझे एलाय बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, साथ ही साथ मेरे जो पार्टनर हैं उनको मुझे क्रेडिबल पार्टनर की ज़रूरत है, ताकि मेरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो मजबूत हो सके. पार्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं. तो अब वो क्या काम कर रहे हैं, जो नॉन अलाइंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया जैसे जो देश हैं जो किसी भी एक ग्रुप के साथ में नहीं जुड़ना चाहते हैं, इनको अपना दोस्त बनाना चाह रहे हैं. एंड साथ ही साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं स्मॉलर प्यूरिलेटरल ग्रुपिंग एंड जॉइंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर के आ रहा है. अमेरिका बोल रहा है कि बड़े ग्रुप में मत शामिल हो, छोटे मोटे ग्रुप में तो आ जाओ, जैसे कि क्वाड की हम बात करते हैं. लेकिन जो आसियान कंट्रीज़ है ना, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल मानी जा रही हैं. आसियान कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्री हैं ये आप मैप के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं. क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना के साथ में यहाँ पर फ्लैश पॉइंट चल रहा है. मेंबरशिप इंडिया ने क्वाड की भी लिया है और ब्रिक्स की भी लिया है, इसलिए ये इंडिया के लिए अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है. इंडिया ने एंगेजमेंट करके रखा है क्वाड और ब्रिक्स के साथ में. ठीक है, प्रेजेंट द कंट्री विद इंटरेस्टिंग एंड समटाइम कॉन्ट्रास्टिंग डिलेमास. तो कभी कभी इंटरेस्टिंग भी लगता है और कभी कभी कॉन्ट्रास्टिंग भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है. इंडिया ने देखा जाए ना तो ऐसा नहीं है कि क्वाड को कभी सपोर्ट नहीं किया या फिर उसकी स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को कभी सपोर्ट ना किया हो. इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भारत हमेशा से ही बात उठाते रहा. जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब बैठक हुई थी सन 2021 में, ठीक है, यहाँ पर जो हाई लेवल वर्चुअल इवेंट हुआ था इन्हेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, इसकी अध्यक्षता कहना चाहिए कौन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इसको अटेंड किया गया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एंड बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए थे. इसमें बोला गया था कि हमें स्ट्रेंथन करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में और उसके आगे पीछे वाले एरिया में भी, क्योंकि चाइना अपना दबदबा बनाते जा रहा है. अब इंडिया का क्या रोल रहा है क्वाड ग्रुप में, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है. वहीं यदि हम इंडिया की विज़न की बात करें तो ये क्वाड से भी बियॉन्ड है, मतलब क्वाड की सोच से भी कहीं ज़्यादा ऊपर भारत सोचता है. हालांकि क्वाड जो है हमेशा से ही एक जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव रखता है. किसका? चाइना का. चाइना से इंडिया का जो विज़न है इस नैरो सोच से कहीं ज़्यादा दूर है, कहीं ज़्यादा ब्रॉडर है. हमने रीड्रॉ करे हैं सिक्योरिटी को, टेक्नो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को इंडो पैसिफिक के लिए. क्वाड एंड इसके ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें, हम बात कर रहे हैं क्वाड की, ठीक है, तो पहले नंबर की बात यह है जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है उसकी सप्लाई करना.
क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना का दबदबा बढ़ते जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे एरियाज़ हैं डायरेक्ट स्ट्रेटजिक रिलेवेंस के इस रीजन से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि डिजिटल, टेलीकॉम, हेल्थ, पावर, सेमीकंडक्टर, ये सब सेक्टर के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इसमें अंडरलाइन किया जाता है डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, हैज़ ए सिक्योरिटी परस्पेक्टिव विच कैन नॉट बी इग्नोर, जो कि डेवलपमेंट के साथ साथ में सिक्योरिटी के ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर भी चर्चा करता है। साथ ही साथ इंडिया को भी इससे फ़ायदा हुआ है। क्वाड में जुड़ने से जो बायलैटरल रिलेशनशिप हुई है हमारी अमेरिका के साथ में काफ़ी अच्छी हुई है। इसके बाद ऑकस ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, इन्होंने ऑकस का निर्माण किया था, ठीक है। इसका निर्माण किए हैं ताकि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करी गई थी, और इसके चलते चलते जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, जहाँ पर चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, तो उसको सिक्योरिटी देना, उससे सिक्योर होने के लिए खास करके ये चीज़ प्रोवाइड करी गई थी कि हम ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर सबमरीन ही दे देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर यूक्रेन वार की, एंड फोकस जो है आज के समय में नाटो के ऊपर ज़्यादा रह रहा है। नाटो के ऊपर फोकस ज़्यादा करने का मतलब वही है कि भाई कैसे करके आप रसिया को, चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ये नाटो में संबंधित नाटो से रिलेटेड कुछ कंट्रीज हैं, इनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जो ऑकस ग्रुप है भारत के भू रणनीतिक हितों, भारत के जियोपॉलिटिकल जो हित हैं इनके अनुकूल हो सकता है। इंडिया जैसा चाहता है वैसा हो सकता है कि भाई ऑकस में जो चीज़ें हैं वो इंडिया के हिसाब से हों, लेकिन क्वाड के लिए विशुद्ध रूप से सुरक्षा दृष्टिकोण को अपनाने में भारत की अनिच्छा जताता है। इसके बावजूद भी कि भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि क्वाड एक एशियाई नाटो नहीं है और भारत अन्य तीन के विपरीत संधि सहयोगी नहीं है। तो जब क्वाड बनाया गया था ना, इसको एशियाई नाटो बोला गया था, एशियाई नेटो बोला गया था। जैसे कि नेटो बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, कोई अमेरिका के ऊपर या फिर इसके अलायंस के ऊपर हमला करेगा तो सब मिल करके उसका साथ देंगे, ठीक है, नाटो ये कहता है। लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि भाई ये जो क्वाड है वो कोई एशियान नेटो नहीं है। अब हम बात करें यदि इंडिया के रसिया के साथ में रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, तो भारत हमेशा से ही इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर के आया है। क्लोज रिलेशन रहे हमारे रसिया के साथ में, एंड बोला जाता है एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन लेकर के आया जाएगा ताकि यूक्रेन वार को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्ट के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ठीक है। एंड ये भी है कि भाई रसिया भी नहीं चाहता है कि आप जो है जो क्वाड है उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है, मजबूती है, उसको इंडिया कम करे। अब चाइना के साथ में इंगेजमेंट की भी यहाँ पर बात कर रही जा रही है कि बहुत सारे जो क्वाड मेंबर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इन्हेंस कर रहे हैं उनके बायलैटरल रिलेशनशिप किसके साथ में, चाइना के साथ में, ठीक है। एंड ये चीज़ अंडरलाइन करती है डिफरिंग बायलैटरल एंड रीजनल कंपल्सेशन। तो एक तो आप जो है क्वाड में भी जुड़े हुए हैं, दूसरे आप चाइना के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा तो कहना चाहिए विरोधाभास यहाँ पर पैदा होता है। इंडिया जो है ब्रिक्स और क्वाड दोनों में ही शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। 10वें नंबर का जो एनुअल समिट किया गया था ब्रिक्स का सन 2018 जोहान्सबर्ग में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि हमें जो है रिफॉर्म्स करना है, हमें रिफॉर्म लेकर के आना है, मल्टीलेटरल सिस्टम लेकर के आना है। एंड बोला था कि हमें रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब दुनिया में हमेशा
कोई एक कंट्री ही पावरफुल ना रहे। ब्रिक्स भी ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स ही रहेगा, 5 ही कंट्री इसमें रहेंगे या फिर 4 ही रहेंगे, इसको हम और भी कंट्री में आगे बढ़ा सकते हैं। तो हालांकि ब्रिक्स की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया गया है, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की व्यवस्था करी गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो जो चाइना की तरफ से अटेम्प्ट किया जा रहा है कि हम यूज़ करेंगे ब्रिक्स को, ठीक है, टू ग्रैंड स्टैंड एंड पुश इट्स वर्ल्ड व्यू ऑन द ग्लोबल साउथ एंड नाउ चाइना इसको हमेशा से ही ग्लोबल लेवल पर उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स में रिफॉर्म्स को लेकर के एक ही बात ये बोली जा रही है कि भाई कैसे करके हम जो है ब्रिक्स को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी सदस्यता को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं।